हम लोग शुरू करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन का एकदम पहला पार्ट। इससे पहले तुम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हो ना, उसका पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए। डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस को ही बोला जाता है इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारा पास एक तो फंक्शन दिया एफ एक्स, ठीक है, और तुम एक तो फंक्शन फाइंड किए हो कैपिटल एफ एक्स। तुम्हारा ये फंक्शन गिवन है, ये वाला गिवन है मतलब तुमको दिया हुआ है, और तुम एक तो फंक्शन निकाले है कैपिटल एफ एक्स। अगर इसका डेरिवेटिव ये वाला फंक्शन हो जो दिया हुआ था, तो हम लोग बोलेंगे कि कैपिटल एफ एक्स इज द indefinite integral of fx। बात समझ में आया है? तुमको एक तो फंक्शन हम दिए, तुम जैसे भी करके एक तो प्रोसेस से कैपिटल एफ एक्स निकाले, और कैपिटल एफ एक्स का प्रॉपर्टी क्या है कि इसका डेरिवेटिव एफ एक्स का बराबर है, स्मॉल एफ एक्स का बराबर है। तो इसी कैपिटल एफ एक्स को इस स्मॉल एक्स का क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन। और लिखेंगे कैसे, ऐसे, मतलब स्मॉल एफ एक्स का तुम इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, कैपिटल एफ एक्स। समझ में आ रहा है? तो इससे पता चल रहा ना कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तुम इसका डेरिवेटिव करके ये फंक्शन आया, तो इसका इंटीग्रेशन करके क्या आ रहा, कैपिटल एफ एक्स आ रहा। बात समझ गए? कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव है स्मॉल एफ एक्स, तो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन है कैपिटल एफ एक्स। और जब भी इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, एक तो स्मॉल सी आएगा, और इस सी को बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ऑफ। अभी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों आ रहा है इसको हम बताएंगे, लेकिन पहले बोलो इंटीग्रेशन का डेफिनेशन समझ में आ गया। एक तो फंक्शन आपको पहले से दिया रहेगा, दूसरा फंक्शन तुम खुद से निकालोगे। दूसरा फंक्शन जो हम निकालेंगे उसका डेरिवेटिव क्या हो जाना चाहिए, पहला फंक्शन हो जाना चाहिए। तो इसी को हम लोग बोलेंगे कि कैपिटल एफ एक्स इसका इंटीग्रेशन है। अब जो प्रोसेस हम लोग निकाल रहे हैं उसी का नाम है इंटीग्रेशन। जो प्रोसेस से तुम कैपिटल एफ एक्स निकालोगे इसी का नाम है इंटीग्रेशन। और इसको निकालने के लिए कुछ फॉर्मूला याद करना होगा और कुछ रूल समझना होगा। तो पहले इसको डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बुक में लिखा हुआ, बस क्या करना है, एक फंक्शन आपको देंगे, आपको एक फंक्शन निकालना है, उसी का नाम है इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी कांस्टेंट क्यों आ रहा है देखो, ये पहले इसका एग्जांपल दे दे एक दो। देखो मान लो तुमको एक फंक्शन दिया है ये वाला एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम गेस कर रहे हैं कैपिटल एफ एक्स हम ले रहे हैं इस तरह से, देखिएगा कैपिटल एफ एक्स हम ले रहे हैं एक्स क्यूब बाई 3, ठीक। इसका डेरिवेटिव करो तो डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स। इसका मतलब क्या है, डी बाई डी एक्स किसका, एक्स क्यूब बाई 3। तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, तो 1/3 बाहर आएगा। और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन बोलो, डिफरेंशिएशन बोलो। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x का स्क्वायर। जब डिफरेंशिएशन पढ़ाए थे तो पढ़ाए थे ना, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे, n x टू द पावर n माइनस 1। तो उसी फार्मूला से क्या आ गया ये वाला, अब देखो तो कट गया, एक्स स्क्वायर आ गया। तो हमको जो फंक्शन मिला था वो था एक्स स्क्वायर, और हम एक तो कैपिटल एफ एक्स गेस किए हैं। हमेशा गेस करके नहीं निकालेंगे, इसका पूरा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा, लेकिन हम गेस करके बता रहे हैं कि एक्स क्यूब बाई 3 का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा, एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, तुम लोग को समझ में आ गया ना। हम लोग को एक फंक्शन दिया था एक्स स्क्वायर, हम एक फंक्शन चुने हैं एक्स क्यूब बाई 3, क्या देख रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव वही आ गया एक्स स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे डी एक्स लिखा जाता है, क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कितना, एक्स क्यूब बाई 3। तो यहाँ पे तो हम लोग गेस करके निकाले ना, ये तो हम अपना दिमाग से बोले। हमेशा तुम तो अपना दिमाग से नहीं बोल पाओगे, इसीलिए हम लोग को कुछ कुछ फॉर्मूला याद करने पड़ेगा। और यहाँ पे एक तो प्लस सी आता है, सी क्यों आता है अभी बता दे रहे। यहाँ पे देखो
इंटीग्रेशन का साइन के अंदर जो फंक्शन लिखा है उसी का इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। और ये जो dx है इसका मतलब है कि विथ रेस्पेक्ट टू x हो रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू x हो रहा है तो dx रहेगा। और इंटीग्रेशन का सिंबल मतलब इंटीग्रेशन हो रहा है। और यहाँ पे जिसका इंटीग्रेशन होगा इसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेंट। क्या बोलेंगे? इंटीग्रेंट, RAND। तो इसको भी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम समझा दिए कि इंटीग्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है। अच्छा, अब एक तो चीज़ देखो, एक तो फंक्शन है कैपिटल F(x) प्लस C, इसका पूरा का डेरिवेटिव मान लो F(x) है, स्मॉल f(x). बात को समझोगे? एक तो फंक्शन हम लिए कैपिटल F(x), उसमें ऐड किए C, और क्या आ गया? या एक काम करो, और कैपिटल F(x) का डेरिवेटिव मान लो स्मॉल f(x) है। कैपिटल F(x) का डेरिवेटिव स्मॉल f(x) है, तो कैपिटल F(x) प्लस C का डेरिवेटिव भी यही होगा ना, क्योंकि जो C है इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जा रहा है, ये जो C का डेरिवेटिव 0 हो जा रहा है, तो फाइनली क्या आ रहा है? F(x) ही ना आ रहा है। तो पहला लाइन से हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ F(x) इज इक्वल टू कैपिटल F(x), और दूसरा लाइन से बोल सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ F(x), यहाँ dx भूल गया, इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? बोला F(x) प्लस C, है ना। जब कैपिटल F(x) का डेरिवेटिव स्मॉल f(x) है तो इसका इंटीग्रेशन होगा कैपिटल F(x), और जब कैपिटल F(x) प्लस C का डिफरेंशिएशन स्मॉल f(x) है तो भी हम बोल सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? F(x) प्लस C। इसका मतलब यहाँ पे हम कुछ भी नंबर देते हैं, 2 देते हैं, 3 देते हैं, 4 देते हैं, कुछ भी देते हैं, वो नंबर यहाँ पे आ जाता है ना। इसीलिए हर इंटीग्रेशन में एक तो कांस्टेंट आता है, क्योंकि तुम बोल नहीं सकते कितना वैल्यू है यहाँ पे। कांस्टेंट आने का वजह समझ में आ रहा है? अगर तुम यहाँ पे 1 देते तो यहाँ पे आ जाता 1, यहाँ पे 2 देते तो यहाँ आ जाता 2, यहाँ 3 देते तो यहाँ आ जाता 3। इसका मतलब जो नंबर यहाँ पे होता वही नंबर यहाँ पे आ जाता, लेकिन नॉर्मली हम लोग को नंबर पता नहीं रहेगा, इसलिए हम एक तो कांस्टेंट C दे देंगे, और उसको बोलेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जो हम लोग सेट थ्योरी में पढ़े थे। आर्बिट्रेरी का मतलब उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, हाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग मेन जो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई है उसको शुरू करेंगे, फॉर्मूला सीखेंगे, मैथ बनाएंगे, ठीक है। अभी तक जो भी बोले वो बस ज्ञान था इंटीग्रेशन के बारे में, नहीं समझ में आया तो भी ठीक है, समझ में आ गया तो भी ठीक है। बस 2 चीज़ याद रखना है, क्या? हर इंटीग्रेशन के बाद एक तो कांस्टेंट आएगा, ठीक है, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है, बस यही 2 पॉइंट याद रखना आपको। डिफरेंशिएशन का पूरा फॉर्मूला याद रहेगा तो इंटीग्रेशन का पूरा फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। फॉर्मूला दिखा रहे हैं, पहले देखिएगा। फॉर्मूला सब बुक में है, कुछ फॉर्मूला को हम बोर्ड में लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, और एक तो c आएगा। ये फॉर्मूला है, याद रखना आपको। उसके बाद और कोई फॉर्मूला बोलो। cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x प्लस c। अच्छा, अगर यहाँ पे cos mx होता तो mx मतलब यहाँ पे होता sin mx बाई m प्लस c, ठीक है। उसी तरह से और फॉर्मूला बोलो, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? वही होगा e टू द पावर x प्लस c। अब बुक में समराइजेशन का फॉर्मूला पूरा देख लोगे। हम लोग अब मैथ पे चले जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन का 2 प्रॉपर्टी है, उसको भी देख लो। पहला प्रॉपर्टी देखो क्या है। मान लो एक तो फंक्शन है f(x) प्लस gx प्लस f(x), 2 फंक्शन है, ठीक है। दोनों का एक साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है? 2 फंक्शन है f(x) और gx ऐड किया हुआ, तो इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे लिखेंगे gx dx और फिर f(x) dx,
इसका मतलब प्लस में इंटीग्रेशन खुल जाएगा। ये वाला भाषा अच्छा लगा ना, प्लस में इंटीग्रेशन खुल जाएगा, माइनस में भी इंटीग्रेशन खुल जाएगा। और एक तो चीज़ क्या है, इसको ये देखो, मान लो कोई एक तो नंबर है ए, कैपिटल ए, और उसके साथ है एफ एक्स डी एक्स, तो ये जो ए है बाहर आ जाएगा, अब सिर्फ बचेगा एफ एक्स डी एक्स। समझ गए? मतलब कोई कांस्टेंट नंबर अगर फंक्शन में है तो उसको हम लोग बाहर कर देंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे 2 रहता तो हम लोग क्या करते हैं, 2 बाहर। समझ गए? यही दो प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन का। अब सिर्फ फॉर्मूला हम लोग को देखना है, एक एक मैथ बनाते वक्त हम फॉर्मूला दिखाएंगे आप लोग को बुक में, और आप लोग को सम बनाते जाना। है? नहीं ठीक है, रहने दे, पढ़ो। हाँ, गर्मी से मेरा भी हालत ख़राब हो गया। हो गया। देखो शुरू कर रहे हैं हम लोग एकदम इजी इंटीग्रेशन से, ठीक है? बुक से ही क्वेश्चन दिखा रहे तुम लोग को। 2 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे सुरेंद्र नाथ दे का बुक से। पहले 5 का 1 देखो। दो बॉक्स। पहला क्वेश्चन क्या दिया देखो, इंटीग्रेशन e⁻³ log x dx, ठीक है? यही ना क्वेश्चन है। अगर बुक फॉलो करना है तो देखो 5 का 1 होगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन सुरेंद्र नाथ दे बुक का। यहाँ पे देखो तुम लोग को पता है ना, लॉग में अगर कुछ बगल में नंबर हो तो पावर में चला जाता है, तो यहाँ पे होगा e⁻log of x³ dx। और फिर एक रूल था कि e का ऊपर अगर log आएगा तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा x³ dx, ठीक है? अब x³ का इंटीग्रेशन तुम लोग का फॉर्मूला बताएं, इंटीग्रेशन x⁴n का क्या होता है फॉर्मूला, x⁴n+1/n+1। तो यहाँ पे देखो पावर एक तो बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, x⁴/4 प्लस c। यही हो गया इसका आंसर, हो गया। और लास्ट में तुम लिखना चाहो तो लिख लो कि c इज कांस्टेंट। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लिख सकते हो, कांस्टेंट भी लिख सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन था ना। एक तो दूसरा क्वेश्चन देखो, 5 का 3 देखो, बोलो तो हरम क्या है, इंटीग्रेशन e⁵x प्लस e⁵3x, और नीचे में -x dx। देखो ऊपर में अगर हम e⁴x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, जहाँ पे 5x था वहाँ पे एक x बचेगा, और जहाँ पे 3x था वहाँ तो एक ठो कम हो जाएगा, मतलब e⁻x बचेगा। नीचे में जैसा है वैसा रहने दो, e⁻x प्लस e⁻x dx। ये वाला कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, e⁴x dx। अब देखो तो इंटीग्रेशन e⁻mx का फॉर्मूला क्या होता है, e⁴x/4 प्लस c। e⁻ex का इंटीग्रेशन सेम होता है e⁻ex, लेकिन अगर वहाँ पे कुछ नंबर मल्टीप्लाई रहेगा तो तुम क्या करोगे, डिवाइड कर देंगे और प्लस c आएगा, तो ये दोनों उतारो। कुछ अभी शुरू हुआ है इसलिए इजी क्वेश्चन से लेके चल रहे हैं। आगे चैप्टर में हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आता है, लेकिन अभी पहले ही चैप्टर में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने लगेंगे तो बेसिक सीख नहीं पाएंगे, ठीक है? अभी 7 का 1 देखो,
अच्छा, अब हम ना हर क्वेश्चन के लास्ट में जब सी लिखेंगे तो आप लोग ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सी इज कांस्टेंट, ठीक है। हम नहीं लिखेंगे बार बार एक ही चीज़ क्या लिखना, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। हाँ, लिखना पड़ता है एग्जाम में, नहीं तो सी आया कहाँ से बताना होगा ना। 7 का 1 में देखो क्या है इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर 2x dx, ठीक है। एक बात सुनो, इंटीग्रेशन करने के लिए क्लास 11 का मल्टीपल चैप्टर का फॉर्मूला बहुत सारा लगेगा, मल्टीपल का, कंपाउंड एंगल का और सम प्रोडक्ट का, 3 चैप्टर। लेकिन एक चीज़ सुनो, जब भी साइन का या कॉस का पावर कुछ आ जाए, स्क्वायर या क्यूब आ जाए, तो समझ जाओगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मल्टीपल चैप्टर का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और मल्टीपल चैप्टर का सबसे फेमस फार्मूला या सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला यही वाला, देखो 1 + cos 2x का फार्मूला होगा 2 cos स्क्वायर x, और 1 - cos 2x का फार्मूला होगा 2 sin स्क्वायर x। और भी फार्मूला है लेकिन ये वाला दोनों ज़्यादा लगता है, जैसे यहाँ पे लगेगा 2 sin स्क्वायर x का फार्मूला क्या बताया, 1 - cos 2x। तो सबसे पहले तो इसको 2 चाहिए, तो यहाँ पे 1/2 देते हैं, यहाँ 2 दे दो, 2 sin स्क्वायर 2x dx। बोलो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 - cos 4x हो जाएगा, 2x था इसलिए डबल हो गया। अब इंटीग्रेशन तुमको 1 का पता ही है, 1 का इंटीग्रेशन x याद रहेगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, ये बात याद रखो। और cos 4x का इंटीग्रेशन, cos का तो हो जाएगा साइन और बाई 4 आएगा, ब्रैकेट बंद करके प्लस c, यही हो गया आंसर। और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखोगे, c इज कांस्टेंट, कॉपी कर लो इसको। क्या साइन 4x, cos का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखो ना, cos 4x, cos mx का फॉर्मूला होता है sin mx/m, तो वही नीचे 4 आ गया। पूरा समराइजेशन याद कर लोगे फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। देखो 7 का 2 भी देखने में अजीब सा लग रहा है लेकिन है एकदम इजी। इंटीग्रेशन क्या लिखा देखो, 2 tan x बाई 1 + tan स्क्वायर x। क्लास 11 का मल्टीपल चैप्टर का कोई फॉर्मूला है ये, अगर अच्छा से याद करोगे तो है। किसका फॉर्मूला है, sin 2x का, बहुत सही। और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, यहाँ पे mx है तो होगा 2/2 प्लस c, हो गया। तो कुछ तो था ही नहीं, बस फॉर्मूला चेक कर रहा था याद है कि नहीं, है ना। देखो एक 7 का 5 में cos x डिग्री dx दिया है, यही है ना, cos x डिग्री है। तो इंटीग्रेशन का कोई भी सम में अगर डिग्री दिखेगा तो पहले तुम इसको रेडियन में ले जाओगे, और रेडियन में कैसे जाता है, यानी कि cos x पहले से था, यहाँ पे π/180 देंगे, अब ये चला जाए किसमें, रेडियन में। अब cos का इंटीग्रेशन है फॉर्मूला, ये पूरा को m मान लो, π/180 को m मान लो, तो cos mx हो रहा है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, sin mx, मतलब पूरा रहेगा x π/180, और बाई m आता है मतलब π/180 प्लस c। थोड़ा सा इसको सजाएंगे तो देखो ये हो जाएगा 180/π, और यहाँ हो जाएगा sin x π/180 प्लस c।
हो गया आंसर। बस डिग्री को हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं जब तक उसको रेडियन ना बना ले, यही याद रखना है। आगे बढ़ाएं। अच्छा ही बोले थे हम। हाँ नहीं तो इतना शांति पढ़ने नहीं देता, लेकिन उसका नुकसान होगा। वो इतना बात को सीरियस ले लिया, वही बात को सीरियस नहीं लिया। अच्छा देखो तो एक और है 8 नंबर 7 का, क्या 8 है या 7? देखो 8 है। 1 प्लस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अरे क्या करेंगे देखो, यहाँ पे लिखो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, अब कॉट की जगह लिख दो 1 बाई tan, लिख सकते हैं। तो अब अगर हम नीचे एलसीएम ले लें तो ऊपर में आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, जैसे था वैसे रहेगा। नीचे में क्या आएगा बोलो, tan स्क्वायर एक्स प्लस 1। और ये जो एलसीएम वाला tan स्क्वायर एक्स नीचे जाने वाला है, कहाँ ले जा रहे हैं? ऊपर। समझ गए? tan स्क्वायर एक्स जो नीचे एलसीएम जाने वाला था, वो नीचे का नीचे ऊपर आ जाता, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है। 1 प्लस tan स्क्वायर या tan स्क्वायर प्लस 1 एक ही बात है, कट गया। अब tan स्क्वायर का क्या करना है? इंटीग्रेशन। पूरा फॉर्मूला चेक करो, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा। नहीं, इसको सेक में लेके जाएंगे। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है ना dx। अब देखो tan x का डेरिवेटिव क्या होता था? सेक स्क्वायर एक्स। tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता था, तो सेक स्क्वायर का क्या होगा? tan x। और नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला है वहाँ पे, याद करो, सेक स्क्वायर का tan x और 1 का x और प्लस c। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? c इज कांस्टेंट। कॉपी करो इसको। हो गया? हाँ समझ में आ रहा है ना? 2 मार्क्स में अब हम और कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहे, 4 मार्क्स में आ रहा है, ठीक है? 4 मार्क्स में भी हम एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन ही करवाएंगे। जैसे 1 का 3 देखो, कौन सा डिग्री? 7 का कौन सा? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ना। देखो ना, अभी 7 का 1 कराए थे साइन स्क्वायर 2x वाला, वैसी तो बनेगा, फिर भी करवा दे रहे 7 का 7। देखो क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा। हम क्या बोले अभी कि जब भी कॉस का स्क्वायर या साइन का स्क्वायर दिखेगा, मल्टीपल का फॉर्मूला बनाएंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला याद है, 1/2 लगाना पड़ता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। और अभी इसका फॉर्मूला बताए थे आप लोग को, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है? जब भी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर आएगा, मल्टीपल का फॉर्मूला लगेगा, और इसमें 2 चाहिए। अब तो समझ जाओगे तुम लोग। अब बोलो 1 का इंटीग्रेशन
एक्स होता है, लेकिन यहाँ विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेशन हो रहा है ना, तो थीटा होगा। तो क्या हो गया थीटा प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला साइन 2 थीटा बाई 2 साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी। ठीक है, नंबर 7 का 7 है ना, 2 मार्क्स का। अब जा रहे 4 मार्क्स में। फिर से बनाया, समझ में आ रहा ना? तुमको तो बोले थे ना शुरू से चाहिए, तो मिल रहा। देखो 4 मार्क्स में हम लोग 1 का 3 बना रहे। क्या लिखा बोला? तो a टू दी पावर 2/3 x टू दी पावर 2/3, a टू दी पावर 2/3 प्लस x टू दी पावर 2/3 का क्यूब। तो यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला खोल दो। बोलो क्या होगा? a क्यूब मतलब है ना, प्लस 3a स्क्वायर b, फिर क्या होता है 3ab स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। वही फॉर्मूला लगा रहे हैं। यहाँ होगा 2/3, यहाँ हो जाएगा x टू द पावर 2/3 का होल स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, यहाँ बोला तो a टू द पावर 4/3 आएगा, सॉरी सिर्फ 2 आएगा, क्यूब क्यूब कट जाएगा। यहाँ 3 a टू द पावर 4/3 x टू द पावर 2/3 प्लस बोलो x टू द पावर 4/3, और यहाँ पे भी क्यूब क्यूब कट जाएगा, तो आएगा सिर्फ x स्क्वायर dx। अब देखो a स्क्वायर तो क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन में मान लो यहाँ पे a स्क्वायर इंटू 1 है, तो a स्क्वायर का जगह तो a स्क्वायर रहेगा, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस यहाँ बोलो 3a टू दी पावर 4/3 कांस्टेंट है, छोड़ दो, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? पावर एक तो बढ़ जाएगा, तो x टू दी पावर देखिए क्या होगा? बढ़ेगा तो 5/3 होगा, और नीचे में भी वही पावर लिख देते हैं 5/3 प्लस यहाँ बोलो, यहाँ पे भी 3a टू दी पावर 2/3 कांस्टेंट है, छोड़ दो, और यहाँ पे पावर बढ़ेगा तो 7/3 यहाँ बोलो x क्यूब बाई 3 और प्लस c। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, लास्ट में। पहले इतना कॉपी कर लो, एकदम कॉपी नहीं कर रहा, तुम कर रहे ना गर्ल्स, थोड़ा रिकॉर्ड करो सारे। a स्क्वायर इंटू 1 इसको अज्यूम कर लो, तो a स्क्वायर तो कांस्टेंट छोड़ दिया जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन में अभी बताए थे ना x होगा। हाँ देखो ना, 2/3 में 1 प्लस करो, 2/3 प्लस 1 क्या होगा? 3 1 जा 3 प्लस 2 5/3 नहीं होगा? वही चीज हो गया।
हो गया तो 80। नाजिश उतार लो, हाँ हाँ मत करो। बस ये जो फ्रैक्शन आ गया ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, लास्ट लाइन हो जाएगा। तो ये होगा ए स्क्वायर एक्स प्लस, बोलो यहाँ पे 3 ऊपर आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 9/5। समझ में आ रहा है? ये जो फ्रैक्शन नीचे है ऊपर आके रेसिप्रोकल होगा, तो 3 3 जा 9/5 a टू द पावर 4/3 x टू द पावर 5/3 प्लस यहाँ बोलो 9/7 a टू द पावर 2/3 x टू द पावर 7/3, और ये तो x³/3 होगा ना, प्लस c। ठीक है, यही हो गया इसका आंसर। इतना ही रहने दो आज, उसके बाद फिर अगले क्लास 9 ये वाला जो फ्रैक्शन है 5/3 ऊपर जाके 3/5 होगा ना। अब 3 पहले से है तो 3 3 जा 9/5 होगा। ठीक है, इतने रहेंगे।